Hello dear learners, welcome to this channel। आज की वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू आपके यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के ऑडिटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 31 तक डिस्कस किया था। आज हम 32 से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे 32 क्वेश्चंस क्या है। सो देखिए यहाँ पे 32 क्वेश्चन बोल रहे हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी एज पर ईडा। ईडा के अकॉर्डिंग अगर कोई बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके अंदर ऑडिटर का रोटेशन कितने साल के अंदर होना चाहिए। तो एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के अंदर, हर 5 साल बाद क्या होगा कि ऑडिटर का रोटेशन कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग सेक्टर की है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की है तो उस कंपनी के अंदर जो ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं एक बार, तो वो 5 साल तक रहेंगे। हर 5 साल के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। यानी अगर एक्स ऑडिटर है एक बार तो 5 साल तक रहेगा, फिर 5 साल के बाद उसे हटा दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में ऑडिटर जो होंगे वो उनका रोटेशन हर 5 साल के बाद होता है। सो इसलिए इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ईयर्स कूलिंग ऑफ पीरियड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑडिटर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो कितनी कूलिंग पीरियड यहाँ पे मिलती है अगर कोई ऐसी इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में ऑडिटर की कूलिंग पीरियड कितनी होती है। तो कूलिंग पीरियड ऑडिटर की 2 ईयर्स होगी। मतलब कि अगर एक ऑडिटर है एक्स, अगर उसे मैंने अपॉइंट कर दिया तो वो 5 साल तक रहेगा। इसके बाद उसे उसकी कूलिंग पीरियड 2 ईयर्स तक हम कर देंगे। 2 ईयर्स के बाद ही वो फिर उस कंपनी का ऑडिटर एज ए अपॉइंट किया जाएगा। तो कूलिंग पीरियड्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के केस में 2 साल रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 ये बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी मेड बाय। गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कैग के द्वारा की जाती है और कितने दिन के अंदर होगी, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर। और ये 60 डेज कब से काउंट करेंगे, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से 60 दिन के अंदर कैग के द्वारा गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है इफ़ अ कैग फेल्स टू अपॉइंट। अगर कैग जो है वो अगर ऑडिटर को अपॉइंट करने में असफल हो जाता है यानी फेल हो जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा। तो उस केस में फर्स्ट ऑडिटर जो होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा और 30 दिन के अंदर उसे अपॉइंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। अगर कोई बोर्ड फेल हो जाती है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के केस में तो फिर कौन अपॉइंट करेगा, उस केस में मेंबर अपॉइंट करेगा। और कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। तो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर बोर्ड भी फेल हो जाती है तो फिर मेंबर से अपॉइंट करेंगे 60 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का जो टेन्योर होता है शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। यानी फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन के समय तक ही फर्स्ट ऑडिटर का समय होता है, यानी उसकी ऑफिस पीरियड चलती है। तो फर्स्ट एजीएम तो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है और 1 साल कंपनी रन कर ली, 1 साल के बाद उसकी फर्स्ट एजीएम बुलाई गई। ठीक है। तो 1 साल के बाद जब फर्स्ट एजीएम बुलाएंगे तो उसी समय फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। क्वेश्चन नंबर 38 है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट कंपनीज की जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होती है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए shall be made by within and days from the commencement of financial year। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैग के द्वारा किया जाता है और 180 दिन के अंदर किया जाएगा। 180 दिन हम कब से काउंट करेंगे? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर कैग कैग के द्वारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से फिल किया जाता है? तो कैजुअल वैकेंसी भी कैग के द्वारा किया जाएगा। कितने दिन के अंदर किया जाएगा? 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर पर गवर्नमेंट कंपनी शैल बी फिल्ड बाई विद इन 30 days and by the CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कैग फेल्स टू फिल द वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर। अगर कैग फेल हो जाता है जो कैजुअल वैकेंसी उसको फिल करने में, देन फिर इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा 30 दिन के अंदर। तो शैल फिल द वैकेंसी विद इन 30 days बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल कितने नंबर ऑफ ऑडिट वो कर सकता है। तो मैक्सिमम वो 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल एज अ ऑडिटर बनता है तो वो मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, 20 कंपनी से ज़्यादा वो ऑडिट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे 20 कंपनी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी सीलिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में सीलिंग कितनी है, यानी लिमिटेशंस कितनी है, कितने पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर है तो वो कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। तो इसमें भी मैक्सिमम 20 कंपनी का वो पर पार्टनर ऑडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि XYZ एक आपकी फॉर्म है, इस फॉर्म में 3 पार्टनर है ABC, तो A भी 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, B भी 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है एंड C भी 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो रेम्यूनरेशन जो फिक्स की जाएगी, यानी जो ऑडिटर की सैलरी है वो फिक्स की जाएगी किसके द्वारा? तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही फिक्स की जाती है। मैंने ये से बताया था सेक्शन 142 में आपके ऑडिटर के सैलरी के बारे में यानी रेम्यूनरेशन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन केस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उस केस में ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को फिक्स किया जाएगा शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, अगर ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तो सैलरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा। अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाएगा तो फिर रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स के द्वारा फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कैग फॉर द गवर्नमेंट कंपनी द रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय। अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैग अगर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है तो उस केस में उस ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाएगा। उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो शेयर होल्डर फिक्स करेंगे। तो जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे, मेंबर्स होंगे, उस ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑडिटर रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी ऑडिटर को क्या क्या एज अ सैलरी पे किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो फीस दी जाएगी ऑडिटर को, फीस टू ऑडिटर। दूसरा एक्सपेंसेस इफ एनी incurred by the auditor in connection with the audit of the company। अगर कोई ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करते समय कोई भी खर्चा या एक्सपेंसेस कर रहा है तो एक्सपेंसेस का पैसा भी कंपनी पे करेगी, तो वो भी सैलरी के साथ इंक्लूड किया जाता है।
तीसरा कि अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ऑडिटर को एज अ कॉस्ट, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, उसे भी एज अ रेम्युनरेशन माना जाएगा। तो ये तीनों ही ऑडिटर के रेम्युनरेशन में इंक्लूड किया जाता है। सो ऑल ऑफ अबव, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 है रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अगर किसी ऑडिटर को हम उसके पोस्ट से हटा रहे हैं, यानी उसकी ऑफिस पीरियड से पहले ही हटा रहे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो अगर किसी ऑडिटर को उसके टेन्योर से पहले हटाते हैं या रिमूव करते हैं उसके पोस्ट से, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48 है द एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म हैज़ टू बी मेड विद इन पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशंस। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दिया गया है कि मैं एक ऑडिटर को रिमूव करना चाहता हूँ, उसके लिए जो अप्रूवल मिलनी चाहिए वो अप्रूवल बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने से कितने दिन के अंदर मिलनी चाहिए? तो 30 दिन के अंदर ये अप्रूवल आपको प्राप्त कर लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्वेश्चन नंबर 49 ये है कि द कंपनी शैल पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग विद इन डैश ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो अगेन वही चीज़ है यहाँ पे कि 30 डेज बोलेंगे। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जनरल मीटिंग में, तो एक महीने के अंदर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल रिसीव करना जरूरी हो जाएगा। किस केस में कि ऑडिटर्स को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है द ऑडिटर हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। अगर कोई ऑडिटर है कंपनी से रिजाइन हो रहा है, shall file within a period of dash from the date of resignation a statement in the prescribed form with the company and ROC and CAC। तो अगर कोई ऑडिटर है जो कंपनी से रिज़ाइन कर रहा है, तो उसे 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन, जिस डेट को रिज़ाइन कर रहा है उस डेट से 30 दिन के अंदर उसे एक अपनी नोटिस फाइल करनी पड़ेगी, रेजिग्नेशन नोटिस फाइल करनी पड़ेगी, और प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट भी लिखेगा, और कंपनी को एक नोटिस भेजेगा और आरओसी या कैग को भेजेगा। तो ये सारे कॉपी उसे कंपनी को देनी पड़ेगी। आरओसी को भी बताना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी के अंदर एज अ ऑडिटर पोस्ट पे था, लेकिन मैं इस कंपनी को अब रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए उसे 30 दिन के अंदर ये नोटिस कंपनी को और आरओसी को बतानी जरूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 में ये है ट्राइब्यूनल में ऑर्डर टू चेंज द ऑडिटर। ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट होता है, कोर्ट को कहा जाएगा यहाँ पे ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल किस तरह का ऑर्डर दे और आपका ऑर्डर पास कर सकता है चेंज द ऑडिटर, ऑडिटर को चेंज करने के लिए? तो ट्राइब्यूनल बाय इटसेल्फ दे सकता है, यानी या फिर खुद से ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल कि नहीं इस कंपनी का ऑडिटर चेंज कर दो, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दे दिया कोर्ट को कि इस कंपनी का ऑडिटर को बदला जाना चाहिए, या फिर कोई पर्सन है वो अगर एप्लीकेशन दे दिया ट्राइब्यूनल को, तो इन तीनों ही केस में ऑडिटर को बदला जा सकता है, यानी ऑडिटर को चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अगर कोई ऑडिटर को रिमूव करने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन ट्राइब्यूनल शैल पास एन ऑर्डर। तो वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल होगा यानी कोर्ट होगा वो ऑर्डर पास करेगा एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आज पड़ गई है तो आज से 15 दिन के अंदर वो क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा। ये ऑर्डर ट्राइब्यूनल कोर्ट के द्वारा पास की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है इन केस ऑफ फाइनल रिमूवल ऑर्डर इज पास्ड बाय ट्राइब्यूनल then auditor shall not be appointed for a period of dash in any other company। अगर एक बार कोर्ट से अप्रूवल मिल गया, एक बार अगर कोर्ट ने फाइनल रिमूवल ऑर्डर पास कर दिया किसी ऑडिटर के लिए, तो वो ऑडिटर फिर किसी और कंपनी के लिए एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता 5 साल के लिए।
तो उस ऑडिटर को किसी और कंपनी के लिए एज एन ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता फिर, अगर कोर्ट के द्वारा उसे फाइनल रिमूवल ऑर्डर मिल गया है तो। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि confer upon the auditor right of access at all time to books, accounts and voucher of the company। किस सेक्शन के अंदर ये बोला गया है कि ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के सारे वाउचर्स, कंपनी के सारे अकाउंट्स, कंपनी के सारे बुक्स को ऑल टाइम जब चाहे तब वो एक्सेस कर सकता है, चेक कर सकता है, देख सकता है। तो ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि एक ऑडिटर के पास राइट्स होती है कि वो कंपनी के वाउचर्स, अकाउंट्स एंड बुक्स को ऑल टाइम एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एन ऑडिटर कैन नॉट रेंडर। अब अगर किसी कंपनी के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है तो कुछ ऑडिटर को रेस्ट्रिक्शन दी जाती है कि वो पार्टिकुलर सर्विसेज उस कंपनी का नहीं दे सकता। तो पार्टिकुलर कंपनी के अंदर आप सर्विसेज नहीं दे सकते, कि जैसे कि अगर ऑडिटर है तो ऑडिटर उस कंपनी के अकाउंटिंग एंड बुक्स कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, यानी ऑडिटर उस कंपनी के अकाउंटिंग नहीं कर सकता, उस कंपनी की बुक कीपिंग नहीं बना सकता। दूसरा, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये दो चीज़ें हैं कि ऑडिटर कंपनी के अंदर नहीं करेगा। ऑडिट करने का मतलब होता है केवल चेक करना, बुक्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम बुक्स को चेक करेंगे, बुक प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपके ऐसे सर्विसेज होती हैं, ये सर्विसेज आपके सेक्शन 144 में बताई गई है। तो ऑडिटर की कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज होती है जो सेक्शन 144 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एन ऑडिटर कैन नॉट रेंडर। अगेन तो ये भी आपके सर्विसेज हैं, दो यहाँ पे हो गए, कुछ यहाँ पे भी है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिज़ाइन बनाना या उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये एक्चुअल सर्विसेज, इस तरह के सर्विसेज भी ऑडिटर कंपनी के अंदर रेंडर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एन ऑडिटर कैन नॉट रेंडर। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर एडवाइज नहीं कर सकता कंपनी को कि आप पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करिए या फिर पर्टिकुलर बैंकिंग सर्विसेज को लीजिए। तो इस तरीके से वो इस तरह का सर्विसेज वो नहीं दे सकता कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एन ऑडिटर कैन नॉट रेंडर। तो रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज को वो रेंडर नहीं कर सकता, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज को। एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, इन दो तरह के सर्विसेज को भी ऑडिटर एज अ सर्व नहीं कर सकता कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ऑडिटर से रिलेटेड। इससे आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल घंटे आप बेल घंटी बता उसको टैप कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे उसका। थैंक यू वेरी मच।